उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में जब हम सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद वो तपती हुई गर्मी या फिर घने कोहरे वाली सर्दियां। या फिर वो चिपचिपी उमस वाली बारिश। बिल्कुल, ये सब सही है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। हमारे पास जो भौगोलिक और मौसम संबंधी अध्ययन है वो एक पहेली सी सामने रखते हैं। एक ऐसा राज्य जो ज्यादातर मैदानी है, उसमें जलवायु की इतनी जबरदस्त विविधता क्यों है? आज हम इसी पहेली के 3 मुख्य टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये पहेली सच में बहुत दिलचस्प है। कौन से 3 टुकड़े? पहला, आसमान में सूरज की स्थिति। दूसरा, उत्तर में खड़ी एक विशाल दीवार। और तीसरा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का वो लंबा सफर। और जब हम इन टुकड़ों को जोड़ते हैं तो सिर्फ मौसम नहीं समझते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने लगते हैं कि क्यों पूर्वी यूपी का किसान बाढ़ से जूझता है, जबकि बुंदेलखंड का किसान सूखे की चिंता में रहता है। अरे वाह! ये एक ही राज्य के भीतर 2 अलग-अलग दुनियाओं की कहानी है और इसकी जड़ें यहाँ की जलवायु में छिपी हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बड़े टुकड़े से ही शुरू करते हैं। जब विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश की जलवायु को एक नाम देते हैं तो वो क्या है? मतलब इसे किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए, इसे तकनीकी भाषा में उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी या सब ट्रॉपिकल मानसून जलवायु कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला, गर्मियों का मौसम, जो बहुत ज्यादा गर्म और शुष्क होता है। ठीक है। दूसरा, सर्दियों का मौसम, जो काफी ठंडा होता है। और तीसरा, एक बारिश का मौसम, जो लगभग पूरी तरह से एक ही चीज पर निर्भर है, मानसून। अच्छा। तो यहाँ की जलवायु की खासियत इसका चरम पर होना है। यहाँ सब कुछ थोड़ा ज्यादा होता है, गर्मी भी ज्यादा, सर्दी भी ज्यादा और बारिश भी एक ही झटके में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चरम यहाँ का कीवर्ड है, लेकिन सवाल वही है, ऐसा क्यों है? क्या चीज है जो मौसम को इतने एक्सट्रीम पर ले जाती है? अध्ययन तो सबसे पहला इशारा राज्य की लोकेशन की तरफ करते हैं। हाँ, भूगोल ही कहानी की शुरुआत करता है। पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा। उत्तर प्रदेश इस रेखा के बहुत करीब स्थित है। अब इसका मतलब ये है कि मई और जून के महीनों में सूरज की किरणें यहाँ लगभग 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब एकदम सीधी पड़ती हैं। एकदम सीधी? हाँ, और जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है तो वो कम जगह में ज्यादा ऊर्जा देती है, जिससे जमीन बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा गर्म होती है। यही सीधी और तेज किरणें यहाँ की 45-47 डिग्री वाली भीषण गर्मी की असली वजह है। वाह! तो गर्मी का राज तो सूरज के एंगल में छुपा है। लेकिन ये बात सर्दियों पर कैसे लागू होती है? अगर हम कर्क रेखा के पास हैं तो सर्दियां इतनी सर्द क्यों होती हैं? मतलब ऐसी ठंड क्यों पड़ती है, जबकि हम मध्य एशिया के बर्फीले तूफानों से तो काफी दूर हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। और यहीं पर हमारी पहेली का दूसरा और बहुत विशाल टुकड़ा सामने आता है। हिमालय। हिमालय ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत का थर्मोस्टैट है। थर्मोस्टैट? हाँ, सर्दियों में जब साइबेरिया और मध्य एशिया से बर्फीली सूखी हवाएं दक्षिण की ओर चलती हैं, तो हिमालय एक विशाल दीवार की तरह उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है। रोक लेता है उन्हें? बिल्कुल, वो उन हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में घुसने से ही रोक देता है। अगर एक पल के लिए सोचें कि हिमालय वहां नहीं होता तो उत्तर प्रदेश का मौसम शायद कजाकिस्तान जैसा होता। सर्दियां बहुत ज्यादा लंबी और भयानक होती। तो एक तरह से हिमालय हमें उस चरम ठंड से बचाने वाला एक सुरक्षा कवच है। मतलब हिमालय एक विशाल बॉडीगार्ड की तरह है। ये सोचना ही कमाल है कि एक भौगोलिक संरचना का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कितना गहरा असर है। बहुत ज्यादा। तो इन 2 बड़े कारकों, सूरज की सीधी किरणें और हिमालय की दीवार ने मिलकर यहाँ के मौसम का एक चक्र, एक लय बना दी है ना? जी बिल्कुल। ये दोनों मिलकर एक बहुत ही स्पष्ट और भरोसेमंद सालाना चक्र बनाते हैं। तापमान और बारिश के हिसाब से साल को 3 मुख्य मौसमों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है शीत ऋतु, जो दिसंबर से फरवरी तक का समय है। ठीक। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून तक, और फिर आता है वर्षा ऋतु, जून के अंत से लेकर सितंबर तक। ये चक्र हर साल लगभग एक जैसा ही रहता है। चलिए इस चक्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत सर्दियों से करते हैं। दिसंबर से फरवरी, हम सब जानते हैं कि ठंड होती है, लेकिन इस मौसम की खासियत क्या है? शीत ऋतु की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ कम तापमान नहीं बल्कि घना कोहरा है। कोहरा, हाँ।
जनवरी साल का सबसे ठंडा महीना होता है, लेकिन दिसंबर के अंत से ही उत्तरी मैदानी इलाकों में कोहरे की एक मोटी चादर छा जाती है। और इसका असर तो बहुत गहरा होता है। बहुत। क्रेनें घंटों लेट होती हैं, उड़ानें रद्द हो जाती हैं और सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है, जिससे पूरा जनजीवन धीमा पड़ जाता है। सही बात है, दिन में धूप भी नहीं निकलती ठीक से। हाँ, दिन भी ठंडे और धुंधले रहते हैं और हवा में नमी कम होने से मौसम सूखा और चुभने वाला ठंडा महसूस होता है। तो सर्दियों में कोहरे और सूखी ठंड से जूझने के बाद लगता है कि लोगों को राहत मिलती होगी, लेकिन इसके बाद जो आता है वो शायद और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मार्च से गर्मी दस्तक देने लगती है। हाँ, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत तो धीरे धीरे होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी ही अपना रौद्र रूप दिखा देती है। मई और जून में तो असली परीक्षा होती है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। और इस मौसम की सबसे बड़ी पहचान है लू। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है। नहीं, ये पश्चिम से आने वाली बेहद गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाओं का एक तूफान है जो पूरे मैदानी इलाके को मतलब एक भट्टी में बदल देता है। बाप रे। इसका असर सिर्फ असहजता तक सीमित नहीं है, ये सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य पर असर डालती है। हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं, दिन के समय बाहर काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और उस भट्टी जैसी गर्मी के बाद पूरा प्रदेश आसमान की तरफ उम्मीद से दिखता है। मानसून का इंतजार शायद भारत में किसी और चीज का नहीं होता होगा। बिल्कुल, वर्षा ऋतु सिर्फ एक मौसम नहीं, एक राहत है, एक उत्सव है। जून के तीसरे या चौथे हफ्ते के आसपास बंगाल की खाड़ी से उठी दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। और फिर अगले 3 महीनों तक झमाझम बारिश होती है। राज्य की लगभग 80 से 90% सालाना बारिश इन्हीं 3 महीनों में हो जाती है। अच्छा, ज्यादातर बारिश इसी टाइम होती है। हाँ, तापमान तो गिरता है, लेकिन हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे चिपचिपी उमस का एहसास होता है। ये बारिश खेती के लिए अमृत है, खासकर धान जैसी फसल के लिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना, बाढ़। बिल्कुल, जब कम समय में बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। यहीं पर आकर पहेली और उलझ जाती है। मानसून की बात आते ही हमारे दिमाग में एक पूरे इलाके में एक साथ होने वाली बारिश की छवि आती है, लेकिन जमीनी हकीकत, जैसा कि अध्ययन बताते हैं, इससे कहीं ज्यादा जटिल है। मेरा अपना अनुभव है कि गोरखपुर में बारिश का मतलब अलग होता है और आगरा या मथुरा में बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों है? ये हमारी पहेली का तीसरा और सबसे पेचीदा टुकड़ा है, नम हवाओं का सफर। और आपका अनुभव बिल्कुल सही है। अच्छा। पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश एक समान नहीं होती, बल्कि इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक बहुत सीधा सा पैटर्न है जो डेटा में साफ दिखता है। क्या पैटर्न है? जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की ओर, यानी गोरखपुर से दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, बारिश की मात्रा लगातार और तेजी से घटती जाती है। इसी तरह उत्तर में पहाड़ों के पास से दक्षिण की ओर आने पर भी बारिश कम होती है। अध्ययन इस विविधता को समझाने के लिए 2 क्षेत्रों की मिसाल भी देते हैं जो एक ही राज्य में होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। पहला है तराई क्षेत्र। तराई वो इलाका है जो उत्तर में हिमालय के ठीक नीचे उसकी तलहटी में बसा है। ठीक। जब बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की नमी से लदी हवाएं यहाँ पहुंचती हैं, तो हिमालय उन्हें आगे नहीं जाने देता, उन्हें रोक लेता है। हाँ, वो हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, वो ठंडी होती है और अपनी सारी नमी वहीं बारिश के रूप में गिरा देती है। मतलब सारी बारिश वहीं हो जाती है? ज्यादातर। इसी वजह से तराई क्षेत्र में जबरदस्त बारिश होती है। नतीजा, यहाँ की जलवायु बहुत नम और आर्द्र रहती है, जमीन दलदली है, घने जंगल हैं। और खेती भी उसी हिसाब से होती होगी? बिल्कुल, यहाँ चावल और गन्ने जैसी पानी की ज्यादा जरूरत वाली फसलें खूब होती हैं। और इस हरी भरी दुनिया के बिल्कुल विपरीत एक और तस्वीर है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड, जो राज्य का दक्षिणी पश्चिमी पठारी हिस्सा है, एक दूसरी ही कहानी कहता है। कैसी कहानी? यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो रीजन में पड़ता है। इसका मतलब है कि मॉनसून की हवाएं जब तक यहाँ पहुँचती हैं, वो मैदानी इलाकों में अपनी ज्यादातर नमी बरसा चुकी होती हैं। अच्छा। तो वहां तक पहुँचते पहुँचते हवा में नमी कम रह जाती है। हाँ, यहाँ पहुँचने वाली हवाएं गर्म और अपेक्षाकृत सूखी होती हैं, इसलिए ये एक सूखा संभावित क्षेत्र है। यहाँ बारिश बहुत कम और अनियमित होती है।
तो वहाँ की खेती तो पूरी तरह बारिश पर निर्भर होगी। पूरी तरह से, जो इसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। इस असमानता को आंकड़ों में कैसे देख सकते हैं? अध्ययन में सबसे ज्यादा और सबसे कम बारिश वाली जगहों का भी जिक्र है। जी, और ये आंकड़े इस कहानी को और भी स्पष्ट कर देते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दर्ज की जाती है, जो लगभग 184 सेंटीमीटर है। 184 सेंटीमीटर। और सबसे कम? और सबसे कम वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा में होती है, जहां यह आंकड़ा सिर्फ 54 सेंटीमीटर के आसपास है। क्या कह रही हैं? 184 और 54? हाँ, सोचिए, एक ही राज्य के भीतर बारिश में 3 गुना से भी ज्यादा का अंतर। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। इसका मतलब है कि एक ही राज्य के भीतर दो अलग-अलग आर्थिक और सामाजिक दुनियाएं बसती हैं। बिल्कुल। गोरखपुर का किसान हर साल बाढ़ और जलजमाव से जूझता है, जबकि मथुरा का किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है। ये एक जबरदस्त विरोधाभास है। तो राज्य की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था इसी एक तनाव पर टिकी हुई है, एक ही समय में पानी की अधिकता और पानी की कमी का प्रबंधन करना। सही कहा। तो हमने पहेली के तीनों टुकड़ों को जोड़ लिया है: सूरज का एंगल, हिमालय की दीवार और मानसून का सफर। अब बात करते हैं इसके असल मतलब की। इस सब को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसका महत्व बहुत गहरा और व्यावहारिक है, क्योंकि ये सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। सबसे पहले तो कृषि ही होगी। हाँ, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है कृषि। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। ये जानना कि किस इलाके में कितनी बारिश होती है और तापमान कैसा रहता है, इसी के आधार पर यह तय होता है कि कहाँ गेहूं उगाना सही है और कहाँ दालें और बाजरा। सही फसल का चुनाव। हाँ, यही किसान की आमदनी तय करता है। और दूसरा है जल संसाधन का प्रबंधन। ये प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे? आपको एक ही समय पर पूर्वी यूपी में बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंध बनाने पड़ते हैं और बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने के लिए नहरों और तालाबों का नेटवर्क तैयार करना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा इंजीनियरिंग और नीतिगत सिरदर्द है। बहुत बड़ा। बांध कहाँ बनेंगे, भूजल का स्तर कैसे बनाए रखा जाएगा, ये सब इसी जलवायु की समझ पर निर्भर करता है। और शायद एक तीसरा पहलू भी है जो हमारे कुछ श्रोताओं के लिए सीधे तौर पर काम का हो सकता है। जी बिल्कुल, वो है प्रतियोगी परीक्षाएं। अच्छा, हाँ। जो लोग यूपीपीएससी, सीटेट या राज्य की अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, समाज और भूगोल को समझने की बुनियाद है। मतलब आप प्रदेश को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी जलवायु के मिजाज को न समझ लें। इसलिए ये पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल की मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आई है वो क्या है? निष्कर्ष के तौर पर 4 मुख्य बातें हैं। पहली, उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसका मतलब है चरम गर्मी, सर्दी और केंद्रित वर्षा। ठीक है। दूसरी, यहाँ के मौसम पर 2 विशाल भौगोलिक शक्तियों का राज है, कर्क रेखा और हिमालय, हमारा बॉडीगार्ड। हाँ। तीसरी, बारिश का बंटवारा बहुत असमान है, जो नम कराई से लेकर सूखे बुंदेलखंड तक 2 अलग-अलग दुनियाएं बनाता है। और चौथी और सबसे अहम बात, ये जलवायु सिर्फ एक अकादमिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के पानी, खेती और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी ताकत है। जाते जाते एक विचार। हमने आज उत्तर प्रदेश के स्थापित जलवायु पैटर्न की बात की जो सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर जलवायु बहुत तेजी से बदल रही है। क्लाइमेट चेंज। हाँ, ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि आने वाले दशकों में उत्तर प्रदेश के इस स्थापित चक्र पर क्या असर पड़ेगा। क्या मॉनसून और अनियमित हो जाएगा? क्या लू के दिन और बढ़ जाएंगे? और इसका उस कृषि और जल संसाधनों पर क्या असर पड़ सकता है जो इसी नाजुक संतुलन पर इतनी गहराई से निर्भर हैं?